हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द अनरीचेबल फैक्ट्स। और आज मैं फिर आ गया हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपको गूज बम्प्स ज़रूर मिलेंगे। इस घटना को उरुग्वे एयरफोर्स फ़्लाइट 571, मिरेकल फ़्लाइट 571 और द मिरेकल फ़्लाइट ऑफ द एंडीज़ के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात 1972 की है, जब उरुग्वे से एक ओल्ड क्रिश्चियन क्लब रग्बी यूनियन टीम के मेंबर्स सेंटियागो, चिली में एक इंग्लिश रग्बी ओल्ड बॉयज़ क्लब के साथ मैच खेलने के लिए तैयार थे। क्लब के लीडर डैनियल जुआन ने टीम को चिली जाने के लिए एक एयरप्लेन किराए पर लेकर दिया, जो कि उरुग्वे एयरफोर्स ट्विन टर्बो प्रॉप फेयरचाइल्ड FH-227D था। उनका बजट काफ़ी कम होने की वजह से उन्हें यह एक पुरानी सस्ती फ़्लाइट ही मिली, जो उन्हें कम समय में मैच के लिए पहुंचा सकती थी। जाने की तैयारी शुरू की गई। फ़्लाइट में 40 यात्री और 5 क्रू मेंबर्स थे। फ़्लाइट ने 12 अक्टूबर 1972 को कैरेस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया, जिसमें पायलट जूलियो सीजर फेरेडस, जिनके पास 5117 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, और को पायलट डांटे हेक्टर लगुरारा भी थे। अभी फ़्लाइट में कुल 45 पैसेंजर सवार थे, जिनमें से 40 यात्री और 5 क्रू मेंबर्स थे। यात्रियों में रग्बी टीम, उनके फैमिली मेंबर्स और कुछ स्पेशल फ्रेंड्स शामिल थे। फ़्लाइट की टेक ऑफ के थोड़ी देर के बाद ही एंडीज़ के ऊपर तूफ़ान ने उन्हें मेंडोज़ा में इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मजबूर कर दिया। मौसम में बदलाव न आने की वजह से उन्हें रात भी वहीं गुजारनी पड़ी। अगली सुबह भी एंडीज़ के मौसम में सुधार नहीं आया, लेकिन दोपहर तक बदलाव की उम्मीद थी। पायलट ने इंतज़ार किया और फिर दोपहर 2:18 पर फ़्लाइट ने मेंडोज़ा से सेंटागियो के लिए टेक ऑफ किया। ये 29वां टाइम था जब पायलट फेरेडस एंडीज़ के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। जैसे ही उन्होंने एंडीज़ के ऊपर से उड़ान भरी, बादलों ने पहाड़ों को ढक लिया। क्लाउड कवर को देखते हुए पायलट 18,000 फीट की ऊंचाई में उड़ान भर रहे थे। पायलट ने रेडियो नेविगेशन पर भरोसा किया और क्यूरिको में अगले रेडियो बीकन की दूरी 60 to 70 किलोमीटर पाई। दोपहर 3:21 PM को पायलट लगुरारा ने सेंटियागो से कांटेक्ट किया और कहा कि उन्हें 1 मिनट बाद क्यूरिको पहुंचने की उम्मीद है। फिर उन्होंने हवाई यातायात से लैंडिंग की परमिशन मांगी। पायलट जिसे रनवे समझ रहे थे, वह रनवे नहीं था, 2 पहाड़ों के बीच की वैली थी। प्लेन लैंडिंग के लिए ऑल्टीट्यूड कम करने लगा और देखते ही देखते वो पहाड़ों के काफ़ी करीब आ गया। को पायलट लगुरारा को इस बात का एहसास हो गया था कि उनसे बहुत बड़ी चूक हो चुकी है। पायलट ने फिर जल्द ही प्लेन को ऊपर उड़ाने की कोशिश शुरू कर दी। उसने फ़्लाइट की नोज़ को तो बचा लिया, लेकिन पहाड़ों के इतने करीब वजह से फ़्लाइट का पिछला हिस्सा एक पहाड़ से टकरा गया और देखते ही देखते प्लेन 2 टुकड़ों में बट गया। अब पायलट कुछ समझ पाते इससे पहले प्लेन के राइट फैन की भी टक्कर हो गई। प्लेन के पिछले भाग के साथ पैसेंजर केबिन के पीछे की 2 सीटों की रो भी चली गई। पायलट फेरेडस की तो मौके पर ही मौत हो गई और को पायलट लगुरारा गंभीर रूप से घायल हो गए और कुचले हुए कॉकपिट में ही फंस गए। फ़्लाइट में 45 लोग में से अब सिर्फ 33 लोग ही जीवित बचे थे, हालांकि कई लोग गंभीर रूप से घायल थे। कैनेसा और गस्तावो दोनों ही मेडिकल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे। वह घायल पैसेंजर्स की फर्स्ट एड में लग गए। नांदो की खोपड़ी में फ्रैक्चर आया था, जिसके कारण वह 3 दिनों तक कोमा में ही रहा। नांदो अपनी माँ और एक छोटी बहन के साथ यात्रा कर रहा था। उसकी माँ की तो मौके पर ही मौत हो चुकी थी और उसकी बहन की भी हालत काफ़ी गंभीर थी। पहली रात के दौरान 5 और लोगों की ठंड के कारण मौत हो गई। उसमें को पायलट लगुरारा भी शामिल थे। बाकी बचे हुए पैसेंजर्स ने टूटी सीटों और विमान में से मलबे को हटा दिया। नांदो 3 दिन बाद कोमा से बाहर आया और उसकी आंखों के सामने ही उसकी बहन ने आखिरी सांस ली। उन्होंने बर्फ़ को पिघलाया और प्लेन में ही पड़ी शराब की बोतल में डाल दिया। इसी तरह उन लोगों ने शुरुआती दिनों में खुद को बचाया। उन्होंने काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया। किस्मत ने तो मानो ठान ही लिया था कि उन लोगों को जीने नहीं देगी। इतनी मुसीबत कम ही थी कि घटना के 17 दिनों बाद 29 अक्टूबर को आधी रात बहुत ही भयंकर तूफ़ान आया। तूफ़ान इतना ज़ोरदार था कि प्लेन के इस हिस्से को भी कई मीटर दूर उठा फेंका। तूफ़ान काफ़ी दिनों तक चला। अगले 3 दिन बाद जब तूफ़ान शांत हुआ तो उसके अगले दिन सुबह धूप निकली, जिससे उन्हें ठंड से राहत तो मिली,
लेकिन धूप के कारण बर्फ़ ऐसे चमक रही थी मानो जैसे उनकी आँख में कोई सुई चुभो रहा हो। इससे बचने के लिए उन्होंने प्लेन पर ही मौजूद सामान से सनग्लासेस बनाए। दिन बीतते गए और अब उन्हें एक और कठिनाई का सामना करना पड़ा। जो खाना प्लेन में था अब वो ख़त्म होने की कगार पर था। इतनी ऊंचाई पर उन्हें खाना और कहाँ मिलता, और देखते ही देखते 2 दिन बाद उनका खाना भी ख़त्म हो गया। कैनेसा ने अब एक सुझाव देते हुए कहा कि हम अपने मरे हुए मित्रों के शरीर को ही भोजन के रूप में खा सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और इसके चलते 2 दलों में हाथापाई तक हो गई। फिर भूख से तड़पते हुए उन्हें यही करना पड़ा क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं था। उन्होंने प्लेन की विंडशील्ड के टूटे हुए कांच से ही मरे हुए लोगों के शव को काटना शुरू कर दिया। अब खाने का भी इंतज़ाम हो गया था। फाइनली उन्होंने अब यह फैसला किया कि उन्हें मदद ढूंढनी होगी, क्योंकि वहाँ रहते हुए मदद मिलना समुद्र में एक सुई ढूंढने के समान था। कुछ लोगों का दल मदद मांगने के लिए निकल गया। इनमें से कुछ लोगों को थोड़ी ही दूर पर अपने ही प्लेन का एक और हिस्सा मिला, जिसमें से इन लोगों ने बैटरी निकाल ली जिससे रेडियो फिर से चालू हो सके। रेडियो चालू करने की कोशिश भी नाकाम रही। अब सिर्फ 15 ही लोग जिंदा बचे थे और उनमें से एक नांदो भी था। नांदो ने सुझाव दिया कि अब उन्हें खुद ही पैदल चलकर चिली तक जाना होगा। अब 60 दिन बीत चुके थे और उन्हें किसी की मदद की कोई भी उम्मीद नहीं थी। नांदो और उसके साथ 2-3 और लोग चिली जाने के लिए रवाना हुए, और मज़ेदार बात तो यह थी वह लोग चिली से अब सिर्फ 60 to 70 किलोमीटर्स की ही दूरी पर थे। नांदो और उसके साथी बिना रुके दिन रात चलते ही रहे, पर उन्हें कोई मदद नहीं मिली। नांदो ने हार नहीं मानी और 8 दिन बाद उन्हें एक आदमी मिला और नांदो ने उसे पूरी घटना के बारे में बताया, और 2 दिन बाद आर्मी की एक टीम उनकी मदद के लिए आई। एंड फाइनली ऑन 23 दिसंबर 72 दिनों बाद नांदो और उसके साथियों को बचा लिया गया। हालात सामान होते ही खोज और बचाव दल मरे हुए लोगों के अवशेष को दफनाने के लिए लौटे। अधिकारियों और पीड़ितों के परिवारों ने दुर्घटना स्थल के पास ही एक आम कब्र में अवशेषों को दफनाने का फैसला किया। अवशेषों में से 13 शरीर अछूते थे, जबकि अन्य 15 ज़्यादातर कंकाल थे। एंड 17 जनवरी 1973 को 12 पुरुषों और चिली के एक पुजारी को दुर्घटना स्थल पर ले जाया गया। सो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, अगर मन में जज्बा हो तो मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मौत को भी हिम्मत के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसे अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा। यहाँ पर क्लिक कर आप मेरी नई वीडियोस पर भी जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।